नमस्कार दोस्तों। आज वैश्विक लैंगिक असमानता सूचकांक 2021 और महिला सशक्तिकरण से संबंधित कुछ मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आप जानते होंगे कि वैश्विक लैंगिक असमानता सूचकांक 2021 की जो रिपोर्ट आई है वो 15वीं रिपोर्ट है। इसमें 156 देशों में पुरुष और महिलाओं की तुलना की जाती है कुछ पैमानों पर, जिसमें से एक है आर्थिक सहभागिता, दूसरा शिक्षा, तीसरा स्वास्थ्य। इस प्रकार की जो बुनियादी ज़रूरत होती है उन तक उनकी क्या पहुंच है, क्या रीच है। इसके अलावा राजनीतिक सशक्तिकरण यानी कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, ये कुछ मुख्य संकेतक हैं जो लैंगिक भेदभाव को कम करने की दिशा में उठाए जा रहे हैं। तो उन सब में क्या हमारे राजनेता काम कर रहे हैं, पॉलिटिकल लीडर, एनजीओज वगैरह क्या काम कर रहे हैं, इसके बारे में जिक्र किया जाता है और कौन किस नंबर पर है। जैसे कि अगर हम टॉप मोस्ट कंट्रीज़ में देखें तो टॉप में आइसलैंड है, यूरोपियन कंट्रीज़। छोटा सा देश है आइसलैंड। वहाँ की जनसंख्या भी बहुत कम है, करीब 3.5 लाख की वहाँ पे आबादी है। और ये लगातार 12वें साल जो है अव्वल यानी टॉप पर रहा है। दूसरे नंबर पर है फिनलैंड, तीसरे पर नॉर्वे, चौथे पे न्यूजीलैंड, पाँचवें पे स्वीडन और सबसे नीचे अगर देखें तो यमन है, इराक है, पाकिस्तान है। भारत भी बहुत नीचे पायदान पर आता है इस मामले में। 2020 के मुकाबले 28 पायदान फिसल कर 140वां स्थान रहा है भारत का। 2020 में 153 देशों की सूची में 112 12वें स्थान पर था, जबकि 2006 में अगर देखें तो 98th यानी 98वें स्थान पर था। लेकिन इस साल उसकी रैंकिंग गिर गई है बहुत ज़्यादा। भारत में लैंगिक असमानता जो है वो 63% से ज़्यादा है। 63% लैंगिक असमानता है भारत में। 2030 तक जो एसडीजी प्राप्त करना है यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्राप्त करना है, उसमें एक गोल ये भी है महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के बारे में। भारत सरकार इस ओर एक बहुत बड़ा कदम उठाई थी कुछ साल पहले, जिसका नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। मीटू अभियान एक सुने होंगे। तो ये सब लैंगिक असमानता और उनकी जो असुरक्षा है इसके बारे में उनकी आवाज़ बुलंद करने का एक जरिया बना था। आईएमएफ की एक रिपोर्ट में ये बताया गया है कि अगर भारत में महिलाओं को श्रम बल में बराबरी दी जाए तो जीडीपी में 27% तक का इजाफा हो सकता है। एक बहुत अच्छा फैक्ट जो आप जानते होंगे कि रवांडा दुनिया का पहला देश है जिसकी संसद में 64% महिलाएं हैं। 64% महिलाएं हैं रवांडा की संसद में, जबकि भारत में देखें तो ये 14.4% है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कम। यानी राजनीतिक सशक्तिकरण बहुत ज़्यादा कम है इस मायने में। अगर महिला सशक्तिकरण की हम बात करें यानी विमेन एम्पावरमेंट की, तो उसके तमाम दावे इस सत्य की अवहेलना करते आए हैं कि बगैर आर्थिक सुदृढ़ीकरण के महिला सशक्तिकरण की हर परिभाषा और कोशिश अधूरी है। हिंदी में बोलें तो बिना इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट के हम किसी भी विमेन एम्पावरमेंट की जो डेफिनेशन है उसको हम अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाएंगे। जिनके पास अचल संपत्ति के अधिकार होते हैं उसका प्रभुत्व यानी पावर जो है वो परिवार और समाज, सोसाइटी सभी पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पड़ता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2021 की जो रिपोर्ट है उसमें बताती है कि आर्थिक समानता में महिलाओं की संख्या 58% है। दुनिया भर में आर्थिक समानता में महिलाओं की संख्या 58% है। महिला आर्थिक असमानता में भारत का स्थान अगर देखें तो वो 156 देश में 151वें स्थान पर है, यानी कि बहुत ज़्यादा पीछे है। अगर महिला सशक्तिकरण, अगर अचल संपत्ति या चल संपत्ति इन सब पे अगर बात करें, मुख्य रूप से अचल संपत्ति जो ज़मीन घर ये सब होता है उसमें, तो दो प्रकार के व्यवधान आते हैं। एक तो पुरुष सत्तात्मक समाज और दूसरा भावनात्मक कारण। क्योंकि पैट्रियार्कियल सोसाइटी में बहुत सारे पुरुषों को ये लगता है कि अचल संपत्ति पर पुरुषों का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि वो उसका मैनेजमेंट सही प्रकार से कर सकते हैं और दूसरे के ऊपर कैसे भरोसा करें कि वो कब धोखा दे जाए या सही प्रकार से मैनेज कर जाए कि नहीं। तो ये जो पैट्रियार्कल माइंडसेट है इसके कारण से ये व्यवधान उत्पन्न होता है। और दूसरा भावनात्मक कारण कि जब विवाह हो जाता है, लड़की अपने कहने ससुराल चली जाती है, तो वहाँ पर भी उसको लगता है कि अब यहाँ पर तो मुझे धन संपदा मिला ही हुआ है, तो हम अपने जो मूल
घर है वहाँ से हम क्यों डिमांड करें ज़मीन का। लेकिन दरअसल वो जहाँ पर जाती हैं वहाँ पर भी कई बार ऐसा होता है कि उनको ज़मीन का मालिकाना हक नहीं मिला होता है, जबकि संविधान हमें पूरा बराबरी का अधिकार देता है। बराबरी के अधिकार में संपत्ति का अधिकार भी है, प्रत्येक महिला को संपत्ति का अधिकार भी है, संविधान के तहत उसको प्रोवाइड किया गया है। और कुछ एक्ट्स भी हैं जिसमें ये प्रोविज़न है कि महिला को संपत्ति में अधिकार होता है, लेकिन वो भावनात्मक कारण जो होता है ना, इमोशनल रीज़न, उसके कारण से वो इसकी डिमांड नहीं करती हैं। जनगणना 2011 में कुछ रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी 33% है, 33% है, यानी कि बहुत ज़्यादा। और जब पुरुष बाहर चले जाते हैं कमाने के लिए तब भी वो घर पे रहती हैं, तो कृषि का एक तरीके से महिलाकरण हो जाता है। तो ये संख्या और भी ज़्यादा हो जाती है, लगभग कह लें कि 2/3 तक हो जाती है, लेकिन फिर भी ज़मीन का मालिकाना हक उनको नहीं मिला होता है। महिला के नाम अगर भूमि की बात करें तो बहुत ही कम है, 13% है। और श्रम बल सर्वे 2017-18 की रिपोर्ट में बताया गया था कि कृषि क्षेत्र में महिलाओं की जो भागीदारी है वो 73.2% है, यानी कि वही कह लें कि करीब करीब 3/4 है। यानी ये 3/4 कब होगी, जब पुरुष बाहर चले जाएंगे कमाने के लिए, तो उस समय कृषि में महिलाकरण की सहभागिता बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाती है। तो ये था कुछ मुद्दा जो वैश्विक लैंगिक असमानता सूचकांक और महिलाओं के ज़मीनी हक से संबंधित जो वार्ताएं थीं। तो इसके उपाय क्या हो सकते हैं? पहला, एजुकेशन का स्तर ग्रामीण जगहों पर सही हो। दूसरा, सभी महिलाओं को अपने जो मूल अधिकार हैं संपत्ति से संबंधित और अपने गरिमा से संबंधित उसकी जानकारी और जागरूकता हो। तीसरा, जो कानून है उसका इम्प्लीमेंट सही प्रकार से हो और ये जहाँ पर भी इसकी शिकायत आती है तो उसका निराकरण बड़ी तेज़ी से और पूरी संवेदनशीलता के साथ की जाए। चौथा, सभी को कानून संविधान के बारे में बेसिक जानकारी, अपने राइट्स के बारे में बेसिक जानकारी तो सभी को होनी चाहिए। तो इसकी जन जागरूकता फैलाना, ये कुछ इसके उपाय हो सकते हैं। तो इन दिस वीडियो इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। नमस्कार, जय हिंद।